हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और इस वीडियो में हम लोग होम साइंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है कल, उसमें 1 नंबर से 35 नंबर तक हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग 36 से लेकर के 70 नंबर तक जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो 36 नंबर देखिए, 1 से 35 तक जो है पहला वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देख लीजिए, ठीक। 36 नंबर में है WHO क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि WHO क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो एग्जाम में आपसे सबसे पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का मतलब विश्व, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। और ये पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसके स्थापना हुआ। और इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। ये जो है ना एक शहर पड़ता है, स्विट्जरलैंड एक देश है ना, तो उसी देश में ये शहर है जेनेवा, वहीं इसका मुख्यालय है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 में। ये WHO का काम क्या है, इसका काम है पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया मतलब विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना, है ना। जैसे 2020 में जो कोरोना वायरस आया था, तो उसमें भी जो है कि उससे कैसे पूरी दुनिया को बचाया जा सके, उसमें भी WHO का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो WHO का काम होता है पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सभी जगह पर जो है स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आ रही है उस समस्याओं को हल करना इसका उद्देश्य होता है। तो आप लोग को WHO समझ में आ गया होगा। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को हल करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में आते हैं। कौन सा रोग है जो वायु से नहीं फैलता है, खसरा, हैजा, सर्दी और टीबी। देखो आप लोग जो है ना पहले टीबी के बारे में आप लोग बताइए। टीबी का दूसरा नाम क्या है, तपेदिक। टीबी को हम लोग टीबी को जो है ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, है ना, तपेदिक बोलते हैं। और जो है इसी को क्षय रोग कहा जाता है। कल जो है जो वीडियो अपलोड किए उसमें आप लोगों को बतलाए हैं। बताइए टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है। अगर टीबी रोग हो तो उससे रक्षा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आप सबको याद आ रहा होगा टीबी के लिए कौन सा टीका लगाते हैं, टीबी, बी फॉर BCG, है ना। तो टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है। बता कौन सा रोग है जो वायु से नहीं होता है। देखो खसरा हो गया, सर्दी हो गया, टीबी हो गया, ये तो दूषित वायु से होता ही है। इसमें कौन सा होगा, तो हैजा जो है ना, है ना, ये आप लिख दीजिएगा कि ये जो है ये वायु से नहीं फैलता है ना। कौन सा रोग जो है ना, इनमें से कौन सा रोग है जो वायु से नहीं फैलता है, तो इसमें आप क्या आंसर टिक करिएगा, तो इसमें आपको आंसर लिखना है कि जो हैजा है ये वायु से नहीं फैलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में आते हैं। कितने % स्कूली बच्चों में असमर्थता होती है। देखो जैसे स्कूल है, स्कूल में आप जितने बच्चे, लड़की हो या लड़कियां जो पढ़ने आते हैं, उसमें कितने % ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें असमर्थताएं होती है। असमर्थताएं का मतलब हो सकता है कि कोई जन्मजात जो है अंधा हो, कोई कान से भाड़ा हो, कि कोई मतलब जो है विकलांगता हो, मतलब किसी का हाथ पैर काम नहीं करता हो। तो जो असमर्थता, और खास सिर्फ यही नहीं होता है, शारीरिक असमर्थता नहीं, और भी कुछ जो है ना, जैसे कि जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब सब पढ़ना ही नहीं जाता यार। तो कितने % स्कूल में इस तरह के बच्चे आते हैं जो पूरा असमर्थ होता है, तो याद रखिएगा 15% जो है ना स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, वो समर्थताएं होती है ना। तो ये 39 नंबर में आते हैं। वैकल्पिक देखरेख का अर्थ क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछेगा। ये 2 नंबर में भी ये प्रश्न आता है, 5 नंबर में भी आता है, ध्यान रखिएगा। वैकल्पिक देखरेख का मतलब हुआ कि जो मम्मी पापा है ना, क्या वो बीमार अगर पड़ जाए, तो बीमार पड़ने के बाद उसका बच्चा का कोई देखरेख करेगा, तो वो वैकल्पिक देख रहे हैं। कि या माँ बाप के अनुपस्थिति में
कोई देख रेख करेगा उसका बच्चा का, तो वो वैकल्पिक देख रेख है। तो यहाँ पर आप ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन एक बात आपको बताया ना कि माँ बाप अगर बीमार है और उस समय अगर बच्चा बीमार पड़ जाए ना, तो माँ बाप का तबीयत ठीक हो जाता है ना। तो इसलिए ये वाला जो है ना वो वैकल्पिक देखरेख में नहीं आएगा, ठीक ना। तो वैकल्पिक देखरेख में क्या होगा कि माता पिता की अनुपस्थिति में, है ना, माता पिता की अनुपस्थिति में जब बच्चों का देखरेख किसी और के द्वारा किया जाता है तो उसको हम लोग वैकल्पिक देखरेख कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के घरों में होता है ना कि मम्मी पापा अगर कहीं जा रहे हैं, छोटा बच्चा है, तो उसको जो है किसी दूसरे के हवाले दे दिया जाता है कि भाई आप इनका देखरेख करना। तो उस देखरेख को हम लोग कौन सा देखरेख कहेंगे? वैकल्पिक देखरेख कहेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि एक बार ये देख लोगे और आपका सारा एग्जाम में बन जाएगा, या इसी वीडियो में हम आपको पूरा सिखा देंगे। एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते हो, लेकिन याद रखना एक दिन आप सब कुछ सीख जाओगे, है ना, ध्यान रखना। अब आते हैं 40 नंबर में, ICDS की स्थापना। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ICDS की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपको डेट याद रखना है, 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है बताओ? है ना, गांधी जी का, है ना। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को जो है ICDS का स्थापना हुआ था। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी समेकित बाल विकास योजना। ये ICDS का जो है फुल फॉर्म है, और जो है इसी का हिंदी होता है समेकित बाल विकास योजना, है ना। अब ये समेकित बाल विकास योजना क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो 0 से लेकर 6 वर्ष का बच्चा है, या जो गर्भवती स्त्रियां हैं, या जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, यानी अपने बच्चों को जो है दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं, या जो गर्भवती स्त्रियां हैं, या वैसा बच्चा जिसका उम्र 0 से लेकर 6 वर्ष का है, उन सबको जो है पूरक आहार उपलब्ध कराना, उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था करना, उनके लिए जहां तक हो सके उनके लिए सारे स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराना, यह समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य होता है। तो आपको याद रखना है कि समेकित बाल विकास योजना को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? ICDS बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, दूसरा नंबर में गर्भवती स्त्रियां, और तीसरा नंबर में स्तनपान कराने वाले माताओं को जो है पूरक आहार, टीकाकरण, और जहां तक हो सके स्वास्थ्य की सेवाएं जो है इन लोगों को उपलब्ध कराना। अब इन लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे उपलब्ध कराया जाता है? तो आपको याद रखना है, इन लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है आंगनबाड़ी माध्यम बनता है, यानी कि आंगनबाड़ी के माध्यम से जो है इन तीनों को जो है स्वास्थ्य की सेवाएं, टीकाकरण और इसके अलावा जो है पूरक आहार, ये सब जो है उपलब्ध कराया जाता है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। और 1000 जनसंख्या में गांव में, अगर गांव में है या कस्बा में है, तो गांव में जो तकरीबन 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है ना। और इसी के माध्यम जैसे सरकार ये सब काम इन तीनों के लिए करा लेते हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर 700 की जनसंख्या में तकरीबन जो है 700 की जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी होता है, और गांव में जो है 1000 की जनसंख्या पर जो है एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है। तो ये 40 नंबर कंप्लीट हो गया। 41 नंबर में है नवजात शिशु के लिए क्या आवश्यक है। अब बता, नवजात शिशु किसे कहते हैं? जब शिशु का जन्म होता है, जन्म से लेकर के 28 दिन तक का जो शिशु होता है उसको हम लोग नवजात शिशु कहते हैं, है ना। अब ये नवजात शिशु जो मात्र 28 दिन के अंदर का शिशु है, अब बताओ यार वो कभी पानी पिएगा क्या? वो कभी पानी नहीं पी सकता यार, और ना ही वो भोजन कर सकता है। नवजात भोजन बच्चों को 6 महीना के बाद दिया जाता है, जिसको हम लोग पूरक आहार कहते हैं। यानी एक बच्चा जो है जन्म से लेकर के वैसे तो 2 वर्ष तक माँ का दूध पीता है, लेकिन 6 महीना के बाद बच्चे को अलग से आहार दिया जाना चाहिए, जिसको हम लोग पूरक आहार कहते हैं। लेकिन नवजात शिशु अगर 0 से लेकर 28 दिन तक का है, उसको तो भोजन एकदम नहीं चाहिए। क्या वो भोजन पचा पाएगा? उसका जो लीवर है ना, या जो भी बोलो पेट का पूरा कंडीशन, वो भोजन के लिए उस समय तैयार नहीं हो रहा होता है। उसके बाद जो है ना वो पानी भी नहीं, तो उसको क्या चाहिए उस समय शहद, है ना। तो जब पूछे कि नवजात शिशु के लिए क्या आवश्यक है, शहद, पानी या भोजन, तो आप लिखिएगा शहद। और लेकिन एक नवजात शिशु के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है माँ का दूध, है ना, क्योंकि माँ का दूध जो है ना, ये शिशु छोटा बच्चा जो है वो आसानी से उसको पचा लेता है, इसलिए माँ का दूध जो है ना वो सबसे बेटर है। आते हैं 42 नंबर में, बच्चों की विटामिन ए की खुराक क्यों दिया जाता है?
अब देखो जिसको विटामिन ए की कमी होता है ना उसको रतौंधी बीमारी होता है। आप लोग जानते होंगे जिसको विटामिन ए की कमी होता है उसको रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की खुराक क्यों दिया जाता होगा? तो रतौंधी से बचने के लिए। ये कहां से संबंधित बीमारी है? तो याद रखना आंख से, है ना। रतौंधी किससे संबंधित है? तो आंख से। और रतौंधी में कौन सी विटामिन दी जाती है? तो विटामिन ए की खुराक दी जाती है ना। जैसे पोलियो से बचने के लिए पोलियो, है ना, दिया जाता है ना, सुई दिया जाता है, टीकाकरण टीका दिया जाता है। वैसे बच्चों को जो है ना रतौंधी से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। कौन सा हार्मोन है जो केवल महिलाओं में स्रावित होता है? देखिए हम लोगों के शरीर में ना बहुत सारा हार्मोन है, जो कुछ ऐसे हार्मोन है जो महिलाओं में भी स्रावित होता है, पुरुषों में भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन है जो केवल महिलाओं में स्रावित होता है। उसमें से एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये केवल महिलाओं में स्रावित होता है। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना ये महिलाओं में दूध को स्रावित करने में मदद करता है। मतलब जो एक महिलाएं होती है ना उसके अंदर दूध का स्राव करने में या बोल सकते हो तो उसके लिए जो है ये मदद करने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो एग्जाम में आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन किससे संबंधित है? तो ये स्त्री से या पुरुष से? तो ये महिलाओं से यानी स्त्री से संबंधित है। महिला प्रजनन तंत्र जो होता है ना, महिला जनन तंत्र जो होता है ना, आप ये बताइए सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है महिला प्रजनन तंत्र, बच्चों को जन्म देता है या अंडा उत्पन्न करता है? तो आपको याद रखना है कि महिला प्रजनन तंत्र जो है वो सेक्स हार्मोन भी उत्पन्न करता है, बच्चे को भी जन्म देता है, अंड भी उत्पादन करता है। यानी इसमें अगर जो है ना जो चौथा ऑप्शन रहेगा ना इनमें से सभी, तो उसी में आपको टिक करना है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर में, पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग कौन कौन है? देखो शुक्राणु, शुक्राणु क्या है? पुरुष का भाग है। अंडाणु क्या है? महिलाओं का हिस्सा है ना। शुक्राणु, विरिसेन, प्रोस्टेट ग्रंथि, तो ये सब देखो ना, ये जो शुक्राणु हो गया, ये विरिसेन हो गया, ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ना, ये मूत्राशय से नीचे वाला हिस्सा में है ना, तो यहाँ पर होता है ना, तो इस वाले हिस्से से नीचे में होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये आपका हो गया, फिर एक विरिशन हो गया, एक शुक्राशय हो गया। तो ये जो है ना पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है। आप याद रख लेना। 46 नंबर में आते हैं, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? एक पुरुष के अंदर में कौन सा हार्मोन का स्राव नहीं होगा तो उसके पुरुषत्व पर मतलब कि भट्टा लग जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, पुरुषत्व में कमी आ जाएगा। याद रखना एंड्रोजन, है ना। ये जो एंड्रोजन है ना ये नर हार्मोन इसी को बोलते हैं, ठीक ना। ये नर हार्मोन जो है एंड्रोजन हार्मोन ये जो है पुरुषों में होता है। और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देख रहे हो ना ये तो मादा का शरीर का हार्मोन है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये होगा ही नहीं क्योंकि ये मादा में बनने वाला हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये जो एंड्रोजन है इसको नर हार्मोन कहा जाता है। तो यही आपका आंसर होगा। शरीर में कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? तो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितना है? टोटल 8 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखना यकृत, है ना। मानव के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। कितने केजी का होता है? तो याद रखना है कि वो 1.5 केजी का होता है। तो कौन साइड में होता है? अब बताइए, इधर होता है, बाएं साइड में होता है कि दाएं साइड में होता है? आपको याद रखना है कि दाएं साइड में होता है, इस जगह पर होता है। कितने केजी का होता है? 1.5 केजी का होता है। और मनुष्य के अंदर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। और इसी यकृत के अंदर जो है पित्तरस बनता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। 49 नंबर में आते हैं थायराइड ग्रंथि। अब देखो यहाँ पर होता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि में जो हार्मोन बनता है उसको हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। और वो थायरॉक्सिन हार्मोन किसकी मदद से बनता है? आयोडीन से बनता है। इसलिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा नहीं, तो ये थायराइड ग्रंथि आगे निकलकर लटक जाएगा, जिसको हम लोग घेघा रोग कहते हैं, है ना। तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। इसलिए भोजन में जो नमक लेते हैं ना वो आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको जो है ना घेघा रोग हो सकता है। तो थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन बनता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को शरीर में पचाने का काम करता है। एक ग्रंथि होता है कपार में, है ना, यहाँ पर होता है, मस्तिष्क में अंदर में होता है ना, खोपड़ी में होता है। इस ये जो मटर के साइज का होता है इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि बोलो या पीयूष ग्रंथि बोलो, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? आपको एक पता होगा ना कि चार्जर आता है, मास्टर चार्जर, है ना, उसमें कोई पहले आता है, उसमें कोई सारा भी बैटरी लगा दो साला सबको चार्ज कर देगा। मतलब ये मास्टर ग्रंथि इससे जो हार्मोन निकलता है ना ये बहुत सारे हार्मोनों का काम कर देता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो याद रखना कि मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। तो कहां पर होता है? तो मस्तिष्क में, यानी कि ये
कपाल में होता है, और इससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को हम लोग कौन सा हार्मोन कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। और ग्रोथ मतलब वृद्धि होता है, तो कहीं कहीं ऑप्शन में ना ग्रोथ लिखा हुआ रहेगा, तो आप ध्यान रखना कि ये जो ग्रोथ है ना, इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब वृद्धि होता है। तो वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है वो मास्टर ग्रंथि से निकलता है। और ग्रोथ हार्मोन तो मास्टर ग्रंथि से। मास्टर ग्रंथि का दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि। और जो मासिक चक्र या मासिक धर्म जो होता है, जो महिलाओं में होता है, ये कितने दिन में होता है? तो आपको याद रखना है कि 28 दिन में होता है ना। कुछ महिलाओं में आगे पीछे हो सकता है कुछ दिनों का, लेकिन जो है एक औसत जो है वो 28 दिन का, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर में, धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव। धूम्रपान समझ रहे हैं ना, सिगरेट, इसलिए फूके, है ना, ये धूम्रपान है। अब ये जो धूम्रपान है, सिगरेट, बीड़ी, अब ये जो है इससे सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ता है? तो याद रखना श्वसन तंत्र को, यानी सांस लेने वाली जो पूरी सिस्टम है ना उस पर। और उसी सिस्टम में सबसे एकदम, है ना, उस सिस्टम का पूरा बादशाह कौन है? फेफड़ा, है ना, तो उस पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो आपको याद रखना है कि धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव का मतलब होता है बुरा प्रभाव, है ना। तो ये बुरा प्रभाव जो है किस पर पड़ेगा? तो श्वसन तंत्र पर पड़ेगा, इसलिए लिखा रहता है धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाक का क्या कारण है? देखो, तलाक जो होता है ना, खास करके जो मुस्लिम समुदायों में होता है, ये जो तलाक होता है क्यों होता है? पति पत्नी में विचार अगर मैच नहीं करे, मेल नहीं करे, जब पति पत्नी में विचारों में मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है तलाक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजो धर्म या मासिक धर्म जो है कब समाप्त होता है? तो ये रजो धर्म और मासिक धर्म जो है ये 45 से 50 वर्ष में खत्म हो जाता है ना। ये महिलाओं में 45 से 50 वर्ष में खत्म हो जाता है। अगर जब तक मासिक धर्म हो रहा है, जब तक रजो धर्म हो रहा है, मासिक चक्र हो रहा है ना, तो तब तक, जिसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, तब तक जो है आप माँ बन सकते हैं। जिस दिन ये आपका होना बंद हो गया उसके बाद आप माँ नहीं बन सकते हैं। और जो है ना 40 से 45 से लेके 50 वर्ष में जो है खास करके जो स्त्रियां होती है उसमें ये आना बंद हो जाता है, ठीक ना, आपको थोड़ा याद रखना है। 55 नंबर जो प्रश्न है, मोबाइल क्रैच घूमती है किसके साथ में? तो याद रखना कर्मियों के साथ में। मोबाइल क्रैच किसके साथ घूमती है? तो कर्मियों के साथ में घूमती है ना। 55 नंबर तक कंप्लीट हुआ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पचपन नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 56 नंबर में देखते हैं। 56 नंबर में है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन नहीं आता है? शारीरिक विकास, जैसे देखिए लंबाई बढ़ेगा तो मतलब शरीर का विकास हो रहा है, वजन बढ़ेगा शरीर का विकास हो रहा है, दांत जो है ये इसमें वृद्धि होगा, मजबूत होगा, या दूध वाला दांत टूट करके जो अस्थायी दांत आएगा, तो ये शरीर का विकास को दर्शाता है। लेकिन ये जो भाषा है ना, ये शरीर के विकास को के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको याद रखना है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन नहीं आता है? लंबाई आएगा, लंबाई बढ़ेगा जिसका मतलब समझा जाता है कि शरीर का विकास हो रहा है। वजन बढ़ेगा तो समझा जाता है कि शरीर का विकास हो रहा है। दांत में भी वृद्धि हो रहा है तो समझिए कि शरीर का विकास हो रहा है। आप लोग बताइए सबसे कड़ा हड्डी शरीर में कौन सा है ना, जल्दी बताइए। सबसे कड़ा हड्डी शरीर में कौन है? बोलिए दांत। दांत से कड़ा हड्डी नहीं है। दांत जो है एक इंसान को जीवन काल में 2 ही बार आता है। एक बार अस्थायी दांत आता है, कितना? 20, जिसको हम लोग दूध वाला दांत कहते हैं। 10 ऊपरी जबड़े में, 10 निचली जबड़े में, और फिर वो टूटता है तो फिर कितने दांत आता है? 32, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत। कौन से तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, जैसे आपका शरीर का विकास होगा तो इसमें कौन सा तत्व है जो प्रभावित नहीं करता? पोषण बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पोषण है जिससे शरीर को जो है जितना जरूरत होता है उतना मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, है ना, पानी, जो भी है ये सब कुछ मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है शरीर के विकास के लिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो शरीर के अंदर में ग्रंथियां हैं, जिससे अनेक प्रकार का हार्मोन निकलता है, बहुत सारे काम शरीर में हार्मोन का है, तो वो सब जो काम होता है तो वो भी जरूरी है। रोग एवं चोट, अगर आपके शरीर को रोग हो जाता है तो उससे भी आपके शरीर का विकास प्रभावित होता है, लेकिन धन से जो है शरीर के विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो आप याद रखना है, पोषण से शरीर का विकास प्रभावित होगा। अच्छा पोषण होगा तो आपका शरीर खिलेगा, अच्छा होगा, स्वस्थ दिखोगे। अगर पोषण सही नहीं रहा, सही मात्रा में आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा, आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे, है ना। तो और जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो शरीर के अंदर में, उनसे जो हार्मोन निकलता है वो शरीर के अंदर में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है, तो ये भी जरूरी है। रोग और चोट अगर आपको पहुंचता है, रोग होता है, तो इससे भी आपके शरीर का विकास प्रभावित होता है, लेकिन धन से नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धन होगा, है ना, याद रखना। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? अभ्यास। बिल्कुल, भाषा। देखो कोई भी भाषा कोई विषय नहीं है, मतलब जैसे कि देखो जिस माहौल में आप रहोगे, मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पर
कोई भाषा बोली जाती है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए गुजराती नहीं आता, अगर आप गुजरात में रहोगे तो धीरे धीरे वहां का लैंग्वेज आप सीख जाओगे। मराठी नहीं आता तो महाराष्ट्र में आकर जाकर रहिए, मराठी बोलिए, आप मराठी सीख जाओगे। मतलब भाषा तो माहौल में रहने से आता है, हाँ ऐसे नहीं आता है, अभ्यास से आता है। तो भाषा का विकास करना है तो इसके लिए अभ्यास जरूरी है, ये भी सही है। परिपक्वता है उसमें ना, कोई भी भाषा को बोलने के लिए उसमें परिपक्वता होना, परिपक्व होना बहुत जरूरी है। पकड़ होना अच्छा उस पर जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। और आपका सबसे पहले स्वास्थ्य है ना, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो क्या ही यार भाषा बोल पाओगे ना। तो अभ्यास भी जरूरी है, परिपक्वता भी जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका स्वस्थ रहना, क्योंकि पता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ठीक है ना। तो इसलिए से इनमें से सभी ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वच्छता के लिए के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता किसमें होता है, अब बताओ। जैसे कि सब स्वच्छता के लिए, जैसे हम लोग हाथ धोते हैं स्वच्छता के लिए, पैर स्वच्छता के लिए, मुंह धोते स्वच्छता के लिए, ब्रश करते स्वच्छता के लिए, नहाते स्वच्छता के लिए, कपड़ा धोते स्वच्छता के लिए। अब इस सब में सबसे ज्यादा पानी किसमें खर्चा होता है? जो यहाँ 4 ऑप्शन है बताओ। नहाने में, कपड़ा धोने में, दांतों की सफाई में, हाथों की सफाई में। ये दोनों तो ऐसे ही छट जाएगा यार, कि दांतों की सफाई में उतना पानी थोड़ी ना खर्चा होता है, और हाथों की सफाई में भी नहीं। कपड़ा की धुलाई में सबसे ज्यादा नहाने में, है ना। सबसे ज्यादा कहां पर पानी खर्चा होता है? तो याद रखना नहाने में सबसे ज्यादा पानी खर्चा होता है। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो याद रखना कि स्त्रियों के अंडाशय में जो है एक तो अंडाणु का निर्माण होता है, और एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, है ना। ये सब जो है ये अंडाशय में ही इसका निर्माण होता है। आपको याद रखना है अंडाशय में जो है एक अंडाणु का निर्माण होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो है ना ये मादा हार्मोन है, आपको याद रखना है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये सब जो है मादा प्रजनन तंत्र में यानी अंडाशय में जो है बनने वाला चीजें हैं। तो आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है पोषक तत्व कौन कौन है। अब देखो ना, जिस पोषक तत्व का मतलब जिससे हमारे शरीर को पोषण प्राप्त हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, है ना, वायु, आवश्यक जितने भी खनिज लवण है वो सब जो है पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट भी पोषक तत्व है, प्रोटीन भी पोषक तत्व है, वसा भी, विटामिन भी, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। और ये जो है किसी भी मानव को सही मात्रा में चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, ठीक ना। अंडाणु और शुक्राणु, देखो अंडाणु जो है ना ये मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा, और शुक्राणु जो है ये नर जनन तंत्र का हिस्सा है। तो जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों का संयोजन होता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो निषेचन बोलते हैं। तो आप याद रखना। अच्छा बताओ, शुक्राणु क्या है? ये नर जनन तंत्र का हिस्सा है, अंडाणु मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, और दोनों के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं ना, याद रखना। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? डिंब मतलब अंड। निषेचित अंड का विकास कहाँ पर होता है? तो याद रखना गर्भाशय में होता है, ठीक है ना, है ना। ये गर्भाशय किससे संबंधित है? नर से या मादा से? तो याद रखना मादा से। और 64 नंबर में मादा प्रजनन भाग कौन कौन है? जैसे मादा का जो प्रजनन तंत्र का भाग है वो कौन कौन है? जैसे अभी हम लोग जैसे अभी थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में पढ़े ना कि जो नर जनन तंत्र का, प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन कौन है? जैसे शुक्राणु हम लोग पढ़े उधर, देखे वहां पर विरिसन देखे, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन कौन है? तो डिंब वाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, ये सब जो है मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मजबूत होती है? तो विटामिन डी नहीं होती, तो नहीं होती मतलब किसकी कमी से बच्चों की अस्थियां मजबूत नहीं हो पाती है? तो आपको याद रखना विटामिन डी की कमी से, है ना। विटामिन डी अगर सही मात्रा में बच्चों को नहीं मिलेगा तो उसकी जो अस्थियां होती है, उसकी जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए कहते हैं धूप में ना सूरज की रोशनी, उससे विटामिन डी के प्राप्ति होता है, ठीक ना। तो उसमें बैठने से विटामिन डी की प्राप्ति, और विटामिन डी क्या करता है? अस्थियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा जो दूध है ना वो भी अस्थियों को मजबूत बनाता है ना। दूध किसका सबसे अच्छा स्रोत है? याद रखिएगा कैल्शियम का, और कैल्शियम हड्डी की मजबूती में मदद करता है। 66 नंबर में महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो याद रखिएगा महिलाओं में जो है 2 अंडाशय होते हैं। कितने अंडाशय होते हैं? तो 2 अंडाशय होता है। 67 नंबर प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव कौन ग्रंथि से होता है? तो याद रखना एड्रिनल ग्रंथि से। आप लोग जल्दी बताओ वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन से ग्रंथि से होता है ना। तो वृद्धि हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से होता है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? याद देखिए मस्तिष्क यहीं पर है, मटर के साइज का होता है। इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। जिसमें ज्यादा वो हार्मोन निकलेगा तो वो ज्यादा लंबा हो जाता है, जिसमें कम निकलेगा वो जो थोड़ा सा है ना शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए शिशु के पाचन तंत्र के लिए उपयुक्त दूध कौन है? बोले डिब्बा वाला या माँ का दूध? तो सबसे अच्छा जो है माँ का दूध होता है। माँ का दूध जो है ये
पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। 70 नंबर में सामान्यतः गर्भावस्था कितने हफ्तों का होता है? तो गर्भावस्था जो होती है ना, ये तकरीबन 40 सप्ताह का होता है ना। एक सप्ताह में 7 दिन हो गया, तो 4 सप्ताह 28, 280 दिन हुआ, तो 40 सप्ताह बोलिए या 9 महीना बोलिए या 280 दिन बोलिए। तो इस तरह से जो है ना, कितना ऑब्जेक्टिव अब कंप्लीट हो गया, 2 वीडियो मिला के 70, ठीक ना। तो हमारा लक्ष्य है कि होम साइंस में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूरे चैप्टर से बनेगा और जो भी क्वेश्चन बैंक में मतलब जो पिछले 10 साल में पूछा हुआ प्रश्न है, वो सारा मैं आपको इस सीरीज में कराने वाला हूं। तो 35-35 का है ना, एक एक वीडियो कंप्लीट हो रहा है। ये दूसरा वीडियो था, इसमें 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ और फिर जो है और ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, है ना।